हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर पे। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ। तो हम लोग का आज टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो टॉपिक है हिस्ट्री का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन मतलब जरूर ही आते हैं। ठीक है, ये चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो या फिर नीट जेआरएफ हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखिए, ये 3 नाम क्यों दिया गया है ये मैं आगे बताऊंगी कि इसे क्यों ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को पूरे के पूरे जो उसका इतिहास है ना, वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पे निर्भर है, क्योंकि उसकी जो लिपि मिली है वो पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि उसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं है। सिर्फ हड़प्पा सभ्यता को हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही जान सकते हैं। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। देखिए, विश्व में 4 महत्वपूर्ण सभ्यता है। सुमेरियन सभ्यता जो कि मेसोपोटामिया की है, ठीक है, चीन सभ्यता, और ये हड़प्पा सभ्यता और नील सभ्यता। ठीक है, अब देखिए नील घाटी की सभ्यता, जो वो जिसको मिस्र की सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 4 जो सभ्यता है उसमें एक ये प्रमुख सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये इसकी जो प्रमाण मिलना शुरू हुआ था वो तो हमें ब्रिटिश काल से ही मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, भारत की आज़ादी से पहले से ही हमें इसके प्रमाण, इसकी खुदाई शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी जो विशेषता है, जो महत्व है, वो हमें स्वतंत्रता के बाद काफ़ी मतलब इसके जो विस्तार जब देखने को मिले, क्योंकि ब्रिटिश काल में इसकी बहुत ही कम खुदाई हो पाई थी, कम बातें, इसकी विशेषता हमारे सामने आ पाई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, ब्रिटिश काल के बाद इसकी खुदाई बहुत ही बड़े स्तर पे हुई है और ये बहुत ही बड़ी सभ्यता है। ये ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता है। ठीक है, और यह प्रथम नगरीय सभ्यता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आज अपना ये टॉपिक देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज, काल, नामकरण और उद्भव, ये हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे और इसके विस्तार के बारे में जानेंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता को जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा हो जाएगा एक वीडियो में, इसलिए हम लोग इसको 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं इसकी खोज, काल, नामकरण और उद्भव के बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पॉइंट्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम्स के पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं। खोज, चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसकी सबसे पहली खोज की थी। लेकिन देखिए, जब वो उस क्षेत्र में गए तो उन्होंने ये देखकर उससे उनको अंदाज़ा लगा कि हो सकता है कि यहाँ कोई सभ्यता रही होगी। ठीक है, बट उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, चार्ल्स मैसन ने। फिर बर्टन बंधु कौन है? 2 इंजीनियर, मतलब ये 2 भाई थे, इंजीनियर थे। जब कराची से लाहौर तक की रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो उसमें ये इंजीनियर थे, और इन्होंने जब उसकी खुदाई हुई रेलवे लाइन बिछाने के लिए तो ईंटें मिलनी शुरू हो गई। लेकिन उन्होंने सोचा कि यहाँ पे कोई पुरानी बिल्डिंग या पुराना घर कुछ रहा होगा, इसलिए उन्होंने भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब देखिए, फिर उसके बाद जेम्स विलियम्स ने खोजा है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा
खोजा है, अलेक्जेंडर कनिंघम को एक मुहर मिली थी, लेकिन उस मुहर की और उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो इस वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इसकी खोज की। अब देखिए जॉन मार्शल, ये जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता की खोज में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इन लोगों ने जो खोजा है उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कि उन्हें, जैसे चार्ल्स मैसन ने खोजा तो उन्हें ऐसा लगा कि कोई सभ्यता रही होगी, बट उसका कोई प्रमाण नहीं था उनके पास। अब देखिए जॉन मार्शल, जब ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होनी हड़प्पा की शुरू हुई थी, उस समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख जॉन मार्शल ही थे। यानी कि 1921 से इसका जो पुरातात्विक साक्ष्य हमारे सामने आने शुरू हुए वो 1921 से शुरू हुआ है। किनके नेतृत्व में हुआ है? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वजह से क्योंकि ये पीसीएस की पेपर में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में आरंभ हुई थी? तो ये हुआ था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और किसने खुदाई की थी? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है। देखिए दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा स्थल की खुदाई की थी और राखलदास ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। ये दोनों ही अब पाकिस्तान में हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी। अब देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग काल पे, ठीक है। काल में क्या है? जॉन मार्शल, देखिए इसका जो काल है ना वो आपको बहुत तरीके का मिलेगा, मतलब बहुत सारे काल विभाजन इसके किए गए हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न इतिहासकारों द्वारा अनेक प्रकार के काल विभाजन किए गए हैं। लेकिन देखिए इसलिए किए गए क्योंकि ये पुरातात्विक स्रोतों से हमें हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का पता चलता है, इसलिए हमें अनेक प्रकार के काल विभाजन मिलते हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उससे जब किसी का इतिहास जाना जाता है तो वो अनुमान लगाया जाता है, खासकर वहाँ पे जहाँ पे कोई लिखित सामग्री ना प्राप्त हुई हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये अनुमान पे इसका काल मतलब काल की गणना की गई है, इसका समय बताया गया है। तो जॉन मार्शल के अनुसार 3250 बीसी से 2750 बीसी, ठीक है। अब देखिए डीपी अग्रवाल, देखिए डीपी अग्रवाल ये भारतीय थे, ठीक है। अब इसके बाद इनका क्या है कि ये देखिए इन्होंने जो डेटिंग निकाली है वो कार्बन 40, ठीक है, कार्बन 40 के आधार पे डेटिंग की है। और पुरातत्व में कार्बन 40 जो होता है, देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, कार्बन 40 पुरातत्व में जीवाश्मों से इसकी डेटिंग निकाली। C14 से जीवाश्मों के आधार पे ये हड़प्पा का ये डेट निकाला गया है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे मतलब अभी तक माना जाता है कि ये सबसे सटीक अनुमान है, ठीक है। डीपी अग्रवाल ने जो 2300 बीसी से 1750 बीसी इसकी काल की गणना की है। और देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पीसीएस के पेपर में कि C14 के आधार पर कि हड़प्पा सभ्यता का काल गणना क्या है, तो ये है 2300 बीसी से 1750 और किसने की है? तो डीपी अग्रवाल ने की है, ठीक है। अब देखिए नामाकरण, यहाँ पे ये नामकरण नहीं नामाकरण होता है, नामाकरण। अब देखिए नामाकरण में है सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। देखिए सिंधु सभ्यता की जगह हम लोग सैंधो सभ्यता कर, ठीक है। सिंधु सभ्यता भी ठीक है, वैसे इसको सैंधो सभ्यता अब जो है ना वो सैंधो सभ्यता ही बोला जाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको सैंधो सभ्यता कर लेते हैं, सैंधो सभ्यता, ठीक है। अब देखिए और एक सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं इसको,
ठीक है, सिंधु सभ्यता। देखिए सबसे पहले तो इतिहास की ये संस्कृति रही है कि जिस भी नदी के किनारे अगर कोई सभ्यता मिलती है तो उस सभ्यता को उस नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि जो ये हमारा हड़प्पा सभ्यता है वो सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है, हड़प्पा। ठीक है, तो इस वजह से इसको सिंधु सभ्यता कहा जाता है। देखिए सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण यह सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। अब देखिए सिंधु सरस्वती सभ्यता। देखिए बाद में ये सरस्वती नदी, सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे भी ये मिलनी शुरू हो गई सभ्यता खुदाई में, तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया। अब आया हड़प्पा सभ्यता। देखिए जब ये दो नाम हो गए, सिंधु सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता, तो इतिहास की एक परंपरा रही है कि जैसे अगर विभिन्न मत रहते हैं, अगर इतिहासकारों के विभिन्न मत रहते हैं कि ये नाम दिया जाए या ये नाम दिया जाए किसी भी सभ्यता का, तो ये माना गया है कि सबसे पहले जहाँ साक्ष्य मिला है, ठीक है, उस स्थल के नाम पे ही उस सभ्यता का नाम रखा जाए। जैसे हड़प्पा सभ्यता इसी बेस पे नाम दिया गया है कि हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई थी। ठीक है, इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब देखिए बात आती है सैंधव सभ्यता की। अब ये सिंधु सरस्वती सभ्यता को मिलाकर ही ये सैंधव सभ्यता नाम दिया गया है और आजकल अब ये सैंधव सभ्यता के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में आप लोग देखेंगे IVC, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है इसको। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये समझ गए सैंधव सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा गया है। ठीक है, जैसे नील नदी के किनारे जो मिस्र की सभ्यता मिली थी उसे नील घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसी तरीके से ये भी है, सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। सिंधु के बाद ये सरस्वती नदी के किनारे भी मिलने लग गई सिंधु की ये, तो इस वजह से इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। और फिर मैंने बताया कि इतिहास की ये परंपरा रही है कि जहाँ अगर विभिन्न मत दिए रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ सबसे पहले खुदाई हुई और जहाँ सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है उस स्थल के नाम पे ही इस सभ्यता का नाम दिया जाए। तो इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया और आजकल जो बोला जाता है वो सिंधु सरस्वती को मिलाकर सैंधव सभ्यता नाम दिया गया है और अब इसको सैंधव सभ्यता ही बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए उद्भव कि ये कैसे आए। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, दो मत हैं इसके, एक स्थानीय मत और एक विदेशी मत। ठीक है, स्थानीय मत को हम लोग भारतीय मत भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, विदेशी मत में सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता। इसको किसने दिया है, मार्शल, ठीक है, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी ने। ठीक है, मार्शल ने, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी ने, ये विदेशी मत है इनके। ठीक है, और देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिख रही हूँ ना, वो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं कि विदेशी मत किसने दिया है। ये है जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और डीडी कौशाम्बी ने। ये देखिए विदेशी मत सुमेरियन सभ्यता इसलिए बोला गया है कि वहाँ पे
सुमेरियन सभ्यता में यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसमें जिस प्रकार की इनका मत ये है, इन लोगों का मत ये है कि जिस प्रकार से घर सुमेरियन सभ्यता में मिलते हैं, जिस प्रकार की संस्कृति, जिस प्रकार के रहन सहन वहाँ थे, उसी प्रकार के हड़प्पा कल्चर है, हड़प्पा सभ्यता है। इसीलिए इन्होंने सुमेरियन सभ्यता से ही इसका उद्भव माना है। ठीक है, मतलब इनका कहना का मतलब है कि वो व्यापार करने आते होंगे जिससे कि वहाँ के कल्चर वगैरह सब वैसे ही उसी तरीके का हो गया है, या फिर उसके घर को देखकर, उसकी संस्कृति को देखकर सुमेरियन सभ्यता की संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता के उद्भव मानते हैं ये लोग। अब देखिए स्थानीय मत, स्थानीय मत में है द्रविड़। ठीक है, इसके हैं राखलदास बनर्जी। इसके मत के प्रतिपादक कौन है? राखलदास बनर्जी। देखिए इन्होंने द्रविड़ माना है इसको। ठीक है, कि ये द्रविड़ों के द्रविड़ कल्चर, मतलब जो द्रविड़ थे वो उन लोगों से इसका उद्भव मानते हैं। और एक और है आर्य। ठीक है, ये जो स्थानीय मत, भारतीय मत है, ये द्रविड़ और आर्य बताते हैं। लेकिन देखिए आर्य लोग हमें वैदिक पीरियड में मिलते हैं। ठीक है, जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, जब तक ये प्रकाश में नहीं आया था, तब तक वैदिक सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती थी। सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता माना जाता था। लेकिन जब ये प्रकाश में आया हड़प्पा सभ्यता, तो हम लोग सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को ही जानते हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो आर्य लोग जो ये मत मानते हैं कि आर्य लोग हो सकते हैं, तो इसमें क्या है कि जो आर्य लोग, इसके T.N. रामचंद्र और इन्होंने माना है कि ये आर्यों से इसका उद्भव हुआ है। लेकिन देखिए आर्यों से उद्भव ये अपवाद स्वरूप है। अपवाद स्वरूप इस वजह से बोला जाता है क्योंकि आर्य लोग हमें जब वैदिक पीरियड में मिलते हैं तो वो लोग क्या झोपड़ियों बना के रहते थे। तो देखिए, और इसमें क्या है कि अच्छी से हड़प्पा सभ्यता में हमें अच्छी खासी ईंटों का घर मिलता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि वैदिक पीरियड में जाकर वो झोपड़ी में रहने लग गए। इसलिए इस मत को अपवाद स्वरूप माना जाता है। और तो इस वजह से देखिए विदेशी मत और स्थानीय मत, सुमेरियन सभ्यता से इसका, विदेशी मत बताते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता से इसका उद्भव हुआ है, और स्थानीय मत बताते हैं कि द्रविड़ सभ्यता से। लेकिन देखिए माना सटीक अभी तक इसी को जाता है। ठीक है, और इससे हमें व्यापारिक संबंध मिलते थे, इसलिए कुछ हद तक ये भी सही माना जाता है। अब इसकी विशेषता देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की। देखिए विशेषता में क्या है, नगरीय सभ्यता। ये तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नगरीय सभ्यता ये प्रथम नगरीय सभ्यता है। ठीक है, फिर कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए कांस्य युगीन सभ्यता इस वजह से कहा जाता है कि देखिए कांसा एक धातु है जो टीन और तांबे से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो में देखिएगा आप लोग, तो मैंने बताया है कि सबसे पहले जो मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था वो तांबा था। ठीक है, सबसे पहला धातु जो मानव द्वारा प्रयोग की गई थी वो तांबा था। और उसके बाद टीन प्रचलन में आया, और जब वो दोनों को मिलाकर इन्होंने जैसे कुछ भी अपना बनाना शुरू कर दिया, अस्त्र शस्त्र, तो वो कांसे का प्रयोग करने लग गए। इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आदि ऐतिहासिक सभ्यता। मैंने बताया था कि जो पाषाण काल होता है वो 3 भागों में बांटा जाता है, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा वो आदि ऐतिहासिक का पार्ट है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। और आदि ऐतिहासिक सभ्यता देखिए क्या होता है, आदि ऐतिहासिक सभ्यता होता है कि लिखित प्रमाण मिले तो हैं बट उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता में लिपियां मिली हैं बट हमें
हमने उसे पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से उसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। शांति प्रिय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता का क्या मतलब होता है कि यहाँ का जो जीवन था ना लोगों का, वो काफ़ी शांतिमय था, ठीक है। सारी चीज़ें उसमें थी। देखिए राजनीतिक तरीके से वो लोग रहते थे, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छे थे, सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे थे, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अच्छे थे। ये सारे हमें पुरातत्व के स्रोतों के आधार पे इनके इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इस वजह से इसको शांति प्रिय सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इनकी जो सभ्यता थी वो काफ़ी ही व्यवस्थित तरीके से, आप बोल सकते हैं काफी व्यवस्थित थी, ठीक है। इस वजह से उसको शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है। काफी विकसित सभ्यता थी, इस वजह से शांति प्रिय सभ्यता। अब देखिए व्यापार सभ्यता। देखिए व्यापार सभ्यता था कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार स्थानीय और विदेशी दोनों तरीके से व्यापार होता था, ठीक है। बाह्य व्यापार भी वो लोग करते थे, विदेशों से व्यापार भी करते थे, जैसे मेसोपोटामिया से उन लोगों का व्यापार होता था। अब देखिए राजनीतिक क्या है कि ये किस तरीके का था, प्रजातंत्र था या राजतंत्र था। यहाँ राजनीतिक व्यवस्था, ये देखिए प्रजातंत्र था या राजतंत्र था, ये कहना, ये पूरा देखिए मैंने बताया ना कि हड़प्पा सभ्यता का जो इतिहास है वो पुरातत्व के स्रोतों के आधार पे अनुमान लगाया जाता है। तो राजनीतिक इसके जो परिप्रेक्ष्य है उसमें हम यही देखते हैं कि या तो ये प्रजातंत्र रहा होगा या राजतंत्र रहा होगा, ठीक है। कुछ इतिहासकारों ने इसे प्रजातंत्र कहा है, कुछ राजतंत्र कहा है, कुछ ने इसे पुरोहितों का मतलब कुछ इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया है कि यहाँ पे पुरोहितों का मतलब शासन चलता था, ठीक है। पुरोहितों के अनुसार इन लोगों का जीवन चलता था। तो अब है फिर आर्थिक स्थिति। देखिए आर्थिक स्थिति इन लोगों की काफ़ी अच्छी थी। इन लोग व्यापार करते थे, ठीक है। इन लोग कृषि करते थे, इन लोगों के पास ये बाह्य व्यापार होता था, कृषि करते थे ये लोग। तो इस तरीके से हम लोग इन लोगों का बाजार लगाते थे ये लोग। इस तरीके से इनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, ठीक है। अब देखिए सामाजिक। देखिए वैसे तो हमें सामाजिक विभाजन जो है वो हमें वैदिक पीरियड से मिलते हैं, ठीक है। वैदिक काल में समाज जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वैदिक काल में समाज जो है वो चार तरीके के मिलते हैं हमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में भी सामाजिक भाग मिलते हैं हमें कि समाज में इन लोग 3 तरीके से मतलब इन लोगों का डिवीजन था समाज का। कैसे? उच्च वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग और निम्न वर्ग के लोग, इस तरीके से इन लोगों के समाज में डिवीजन था, ठीक है। अब देखिए इन लोग के समाज में क्या मिला है कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक है। इस तरीके से इन लोग समाज इन लोगों का उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में बांटा गया था। तो फिर है सांस्कृतिक। देखिए इन लोगों का सांस्कृतिक मतलब विशेषता भी काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित अवस्था में हमें मिलती है, ठीक है। ये लोग खेल कूद जैसे स्टेडियम का, जैसे धौलावीरा से हमें स्टेडियम का प्राप्त हुआ है जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इनकी विशेषता नगरीय सभ्यता के रूप में देखी जा सकती है, कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में देखी जा सकती है, आद्यतिहासिक सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता, व्यापार सभ्यता, राजनीतिक सभ्यता, आर्थिक सभ्यता, सामाजिक सभ्यता और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ये काफी विकसित सभ्यता थी, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको क्या देखते हैं, इसके विस्तार के बारे में हम लोग अब देखते हैं अच्छे से, ठीक है। इसके विस्तार के बारे में कि ये किस तरीके से हमें मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ब्रिटिश काल से ही इसके प्रमाण मिलने शुरू हो गए थे। इसकी खुदाई आरंभ हो गई थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जो कि उस समय पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे। लेकिन
इसको इसका विस्तार जो है या फिर इसको ये बहुत बड़े क्षेत्र में हमें मिला है। ठीक है, अभी देखिए मैं बताऊं ये 3 देशों से मिला है। जो हड़प्पा है ना वो हमें हड़प्पा सभ्यता 3 देशों से मिला है। देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, ये 3 देशों से हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। अफगानिस्तान से तो बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ 2 मिलते हैं, शायद 2 यहाँ से स्थल मिलते हैं। यहाँ से लगभग 500 के करीब स्थल मिलते हैं और यहाँ से हमें 800 के लगभग, यहाँ से हमें 800 के लगभग भारत से यहाँ पूरा स्थल हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान से, ये अफगानिस्तान का जो पूरा स्थल है वो अभी तक अपवाद स्वरूप लिया जाता है कि ये हो सकता है कि ये व्यापार के माध्यम से यहाँ पे अफगानिस्तान से व्यापार के माध्यम से वहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ हो, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, क्योंकि इन तीनों ही देशों से हमें पूरा स्थल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके विस्तार के बारे में देखते हैं। ठीक है, विस्तार, अब देखिए विस्तार में हम लोग देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार चौहद्दी के रूप में मिला है। चौहद्दी मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, चारों तरफ से जुड़ा हुआ हो उसे चौहद्दी कहते हैं। ठीक है, जिसकी 4 हदें हो। हदें का मतलब होता है लाइन। ठीक है, जुड़ना। ठीक है, ऐसे उसको चौहद्दी कहा जाता है। जैसे देखिए उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये जम्मू में है, ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, सॉरी कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में है मांडा। ठीक है, उसके बाद सुत कांगेडोर ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान। ठीक है, ये बलूचिस्तान में है। उसके बाद आलमगीरपुर ये हमारा यूपी में है। ठीक है, और दायमाबाद ये हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उत्तर में ये जम्मू कश्मीर मांडा, ये पश्चिम में ये बलूचिस्तान सुत कांगेजोर, और ये हमारा हो गया पूर्व में ये हमारा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में ये दायमाबाद तक इसका विस्तार क्षेत्र है। ठीक है, ये विस्तार क्षेत्र में बता रही हूँ आप लोगों को। देखिए, और ये चौहद्दी के रूप में मिलता है। कैसे? ऐसे जाएंगे, ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे, और इस तरीके से ये हमें मिलता है। ये देखा आपने, ये चौहद्दी के रूप में हमें मिलता है। ठीक है, मांडा, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर पूर्व की ओर, और पश्चिम में हमें सुत कांगेडोर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है इसका विस्तार क्षेत्र, और दक्षिण में महाराष्ट्र दायमाबाद तक। ठीक है, और इसके अलावा ये मैंने बताया कि ये इसका विस्तार है, और ये टोटल 13 लाख वर्ग हेक्टेयर किलोमीटर में, ठीक है, मिलता है ये। अब देखिए ये सुत कांगेडोर, दायमाबाद, आलमगीरपुर और मांडा, इसके अलावा देखिए ये हमें यहाँ पे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, पंजाब, फिर उसके बाद हमें इधर मिलता है गुजरात, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से फिर इधर हरियाणा, ठीक है, इधर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरीके से, और इधर ये यूपी। इस तरीके से हमें ये इसका विस्तार क्षेत्र मिलता है। अब देखिए
इसके बारे में, यानी कि इसके जो पूरा स्थल है और उसकी विशेषताओं के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने आज की इस वीडियो में सिंधु सभ्यता का जो खोज है उसके काल और नामकरण उद्भव के बारे में देखा हमने। अब और इसके विस्तार क्षेत्र के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और मैं अब इसके अगले पार्ट को इसके बारे में अब अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, वो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा सिंधु सभ्यता का। ठीक है, थैंक यू।